हे एवरीवन, कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की फर्स्ट बुक, जिसका नाम है हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स। यानी कि आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स को कंप्लीट कराने वाले हैं। हमारा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यूट्यूब पर रहेगा अवेलेबल। सो आप वहाँ से अपना कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये है लेक्चर नंबर फर्स्ट और इसके अंदर हम डील करेंगे हमारी फर्स्ट बुक न्यूटोनियन मैकेनिक्स की फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ओके, यानी का एक और बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये जो सिलेबस हम कराने वाले हैं, ये जो सीरीज चलेगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी और आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और हम हमारे इस चैनल पर आपको सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर यानी का कंप्लीट फिजिक्स कराई जाएगी। ठीक है, कुछ करा दी गई है, कुछ कराई जाएगी। सो चलिए यार, बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम डील करेंगे यूनिट फर्स्ट, जो है हमारी डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, ये यूनिट फर्स्ट है, फर्स्ट बुक जो कि आपके न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। एक है आपकी मैथमेटिकल फिजिक्स, तो सेकंड बुक है, उसको इसके बाद हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स और इसके अंदर हम डील करेंगे यूनिट फर्स्ट डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्ट एनी टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली डेफिनेशन क्या है हमारी। सबसे पहले डेफिनेशन है जो हम पढ़ेंगे, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी का निर्देश फ्रेम या निर्देश तंत्र। यानी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है वो अभी हम देखने वाले हैं। कह रहा है स्टूडेंट्स, द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विद हेल्प ऑफ विच द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल एट एनी टाइम कैन बी डिटरमाइंड इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कह रहे हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी का कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेट है, जिसकी मदद से, लिखा है ना, विद हेल्प ऑफ विच, जिसकी सहायता से या जिसकी मदद से द पोजिशन ऑफ एनी पार्टिकल एट एनी टाइम, यानी का किसी समय पर किसी कण, एनी पार्टिकल यानी कि किसी भी कण या किसी कण की पोजीशन यानी कि उसकी स्थिति को डिटरमाइन किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं है, ये क्या है, ये सिर्फ एक सेट है। सेट किसका है? सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी का कोऑर्डिनेट सेट एक्सिस का सेट है, जिसकी मदद से हम किसी पार्टिकल की किसी समय में, लिखा है ना, एट एनी टाइम, किसी समय पर पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं, वह हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक क्लियर होगा। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स बाय द हेल्प ऑफ विच the position of any particle at any time can be determined is known as frame of reference। ओके स्टूडेंट्स, यानी का ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का समुच्चय है, सेट है, जिसकी हेल्प से किसी पार्टिकल की पोजीशन डिटरमाइन की जाती है। आई होप आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स, क्या है सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसकी मदद से किसी पार्टिकल की किसी समय में या किसी समय अंतराल में पोजीशन डिटरमाइन की जा सकती है। ठीक है ना, उसी को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी का ये कितने टाइप्स का होता है। सो स्टूडेंट्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू टाइप्स का होता है। कौन कौन से टू टाइप्स है देखते हैं। टाइप फर्स्ट है हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकंड होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज अनएक्सेलरेटेड, यानी का यह एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो अनएक्सेलरेटेड है। कैसा है? अनएक्सेलरेटेड। ओके, अनएक्सेलरेटेड का मीन्स होता है एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी का या तो ये रेस्ट में है, ठीक है ना, या एक समान रूप से गति कर रहा है। ठीक है, यानी का यूनिफॉर्म मोशन में है या रेस्ट में है। ठीक है, एंड नॉन रोटेटिंग, यानी का जो अनएक्सेलरेटेड है और नॉन रोटेटिंग है, इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नॉन रोटेटिंग क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? कह रहा है कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज अनएक्सेलरेटेड, जो अनएक्सेलरेटेड है और नॉन रोटेटिंग है। नॉन रोटेटिंग का मीन्स होता है अघूर्णी, यानी का ना तो ये घूर्णन गति कर रहा है, ना इसके पास कोई त्वरण है, ठीक है, ना ये
एक्सेलरेशन मोशन कर रहा है, ठीक है ना। ये अनएक्सेलरेटेड है, नॉन एक्सेलरेटेड है और नॉन रोटेटिंग है, इसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अनएक्सेलरेटेड का मीन्स होता है कि ये इसकी चाल टाइम के साथ बढ़ती हुई नहीं है, ठीक है, यानी कि इसकी यदि ये गति कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है या रेस्ट में है, ठीक है। यानी कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, ये अनएक्सेलरेटेड होता है, नॉन रोटेटिंग होता है। देखिए कीवर्ड्स पकड़िए स्टूडेंट्स, कीवर्ड्स क्या है, अनएक्सेलरेटेड और नॉन रोटेटिंग, ये कीवर्ड्स है, ठीक है। और ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स्ड एट स्टार्स, यानी का स्टार तारों तारों पर स्थित या तारों से रिलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये किसके अंदर आता है, ये इस कैटेगरी के अंदर आता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, ओके अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, नॉन इनर्शियल यानी का अजड़त्वीय, पहले का जो पहला था यानी का इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको हिंदी में कहते हैं हम जड़त्वीय, ठीक है, इसको बोलते हैं अजड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी का निर्देश तंत्र। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्या है ये, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सेलरेटेड, यानी का ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो एक्सेलरेटेड है एंड रोटेटिंग है, यानी का पहले वाले के जस्ट अपोजिट। पहले वाला क्या था, पहले वाला था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी का अनएक्सेलरेटेड था और नॉन रोटेटिंग था। ओके स्टूडेंट्स, जबकि ये क्या है, ये एक्सेलरेटेड भी है और ये रोटेटिंग भी है, इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा। देखिए पहले वाले के जस्ट अपोजिट है, पहले वाले में क्या था, अनएक्सेलरेटेड था और नॉन रोटेटिंग था, जबकि ये क्या है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो विच इज एक्सेलरेटेड, जो एक्सेलरेटेड है और रोटेटिंग भी है, इसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, सो ठीक है, इसे हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है अपना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी का न्यूटन्स के गति विषयक नियम, यानी का गति के बारे में न्यूटन ने 3 नियम दिए। अब उन तीनों को 1 बाय 1 करके हम एक एक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आपके सामने, ठीक है। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, सो यार इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। ओके, न्यूटन गेव 3 इंपॉर्टेंट लॉज अबाउट मोशन विच आर एज फॉलोज, यानी कि न्यूटन ने मोशन यानी कि गति के विषय में 3 इंपॉर्टेंट नियम दिए जो इस प्रकार से है। फर्स्ट है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि इसको जड़त्व का नियम भी हम कहते हैं। देखिए फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये आप प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा है कि फर्स्ट नियम क्या है न्यूटन का, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहती है, या अगर कोई बॉडी एक समान रूप से गति कर रही है या एक समान रूप से गति कर रही है तो वो एक समान गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ओके, ये है इसका फर्स्ट लॉ। देखिए क्या लिखा है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, कह रहा है कि यदि एक बॉडी रेस्ट में है, इट विल रिमेन, यह रहेगी, एट रेस्ट, यह रेस्ट में ही रहेगी, एंड इफ अ बॉडी इज इन मोशन, और यदि एक बॉडी मोशन में है, इट विल रिमेन इन मोशन, यह मोशन में रहेगी, until the external force is applied on the body, जब तक कोई बाह्य बल वस्तु पर अप्लाई ना किया जाए। ओके, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज नोन एज इनर्शिया, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया, और वस्तु के इस गुण को हम जड़त्व का गुण कहते हैं। ओके, एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगी, इट विल रिमेन एट रेस्ट, इट विल रिमेन रेस्ट का मतलब है ये रेस्ट में ही रहेगी, एंड और इफ अ बॉडी, यदि एक बॉडी इज इन मोशन, मोशन में है तो यह मोशन में ही रहेगी, कब तक, अनटिल, जब तक एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, जब तक वस्तु पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया, और वस्तु की इस प्रॉपर्टी, वस्तु के इस गुण को हम क्या कहते हैं, इसे हम इनर्शिया यानी का जड़त्व का गुण कहते हैं। एंड दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, वस्तु के इस गुण को जड़त्व का कहते हैं, और इस लॉ को यानी का इस नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है। देखिए ये भी सिंपल है, वेरी ऑब्वियस है ये न्यूटन का सेकंड लॉ, चलिए देखते हैं इसको।
अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यानी का इस नियम के अनुसार द टाइम रेट ऑफ चेंज किसकी रेट ऑफ चेंज, लीनियर मोमेंटम, किसके स्टूडेंट्स, लीनियर मोमेंटम यानी का रेखीय संवेग, इसको हम बोलते हैं रेखीय संवेग। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। ठीक है, ये कह रहा है कि किसी वस्तु के लीनियर मोमेंटम में चेंज की जो दर है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, उस वस्तु पर अप्लाई होने वाले फोर्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, लिखा है ना कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल, किसी कण की बात कर रहा है, उसका लीनियर मोमेंटम है, उसमें चेंज की जो परिवर्तन दर होगी वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टूडेंट्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी का अनुक्रमानुपाती होती है किसके, टू द फोर्स अप्लाइड, किसके स्टूडेंट्स, फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी, जो फोर्स उस वस्तु पर आरोपित हो रहा है, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हम कह सकते हैं कि dp/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द f। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं यहाँ से, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूँ तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है। देखिए क्या होता है कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को अगर मैंने यहाँ पर k नाम दिया और बाय एक्सपेरिमेंट यानी का एक्सपेरिमेंट या प्रयोगों से k की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, ये आती है 1। सो स्टूडेंट्स dp/dt इज इक्वल टू f हो जाएगा और p इक्वल टू क्या होता है, mv। भाई p इज इक्वल टू होता है mv, हम सब जानते हैं। सो इसका यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा और p के स्थान पर मैंने यहाँ पे क्या लिया स्टूडेंट्स, m इंटू वी। सो हमारे पास क्या हो गया, d/dt ऑफ mv इक्वल टू f। देखिए m अगर मैं कांस्टेंट लेता हूँ, m क्या है, m मास है और मास को हम यहाँ पर कांस्टेंट ही लेंगे। ठीक है, अगर मास कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और डेरिवेशन या सॉरी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा v का। ठीक है, यानी का dv/dt, d/dt होता है चेंज, और चेंज इन व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, यानी का चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ये क्या है, ये है एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके स्थान पर मैं रख दूंगा a। dv/dt क्या होता है, ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, इसको हम एक्सेलरेशन लेते हैं स्टूडेंट्स। सो आप क्लियरली देख सकते हैं मैंने लिखा भी है कि dv/dt इक्वल टू a। सो यहाँ से ये फॉर्मूला आता है जो आप सभी जानते हैं कि F इक्वल टू एम में, एफ में एक कहाँ से आया, ये यहाँ से आता है, यानी का न्यूटन के सेकंड लॉ से आता है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ओके स्टूडेंट्स, hence the force applied on any body is equal to product of mass of the body and acceleration produced in the body। हेंस हम कह सकते हैं कि द फोर्स अप्लाइड यानी का एफ ऑन एनी बॉडी, किसी बॉडी पर आरोपित बल, इज इक्वल टू होता है किसके बराबर, प्रोडक्ट के बराबर। प्रोडक्ट किसका, एम का, यानी का मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। ठीक है, एक्सेलरेशन यानी का ए के लिए आया है और मास यानी का एम के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी का जो किसी वस्तु पर आरोपित बल, उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में प्रोड्यूस त्वरण यानी का ए के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सो स्टूडेंट्स, ये था न्यूटन्स का सेकंड लॉ। नाउ अब हम देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, इसको हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। देखिए क्या है ये, इफ वी अप्लाई, यदि हम अप्लाई करते हैं एनी फोर्स, किसी बल को, और एनी बॉडी पर, कह रहा है कि यदि हम किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित करते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं, द बॉडी विल ऑल्सो अप्लाई द सेम फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। सो वह बॉडी, वह वस्तु भी सेम फोर्स लगाती है बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। ओके स्टूडेंट्स, द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज कॉल्ड एक्शन। जो फोर्स वस्तु पर लगाया गया वो एक्शन कहलाता है, और जो फोर्स वस्तु के द्वारा लगाया गया, लिखा है ना, फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी, अप्लाइड बाय द बॉडी का मतलब है वस्तु के द्वारा लगाया गया फोर्स, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा। कह रहा है कि इफ वी अप्लाई, यदि हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, force on any body, the body will also apply the same force in opposite direction। the force applied on the body, ठीक है, यानी का वस्तु पर अप्लाई किए जाने वाला फोर्स को तो एक्शन कहते हैं, और जिस फोर्स को वस्तु अप्लाई करती है, फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी, यानी का वस्तु के द्वारा अप्लाई किए जाने वाला फोर्स, वस्तु द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स को हम कहते हैं रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स,
दिस लॉ इज नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ, और इस नियम को हम एक्शन रिएक्शन के नाम से भी, एक्शन रिएक्शन के नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, इफ F12 वेक्टर विद द फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, यानी कि हमारे पास मान लीजिए थोड़ी देर के लिए दो बॉडी है, बॉडी फर्स्ट है एंड बॉडी सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पर जो फोर्स लगा रही है वो वह है F12 वेक्टर, तथा सेकंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पर उतना ही फोर्स लगाएगी बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, ये नियम कहता है। ठीक है, सो इसके अनुसार मान लीजिए सेकंड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी पर जो फोर्स लगाए वो F21 है स्टूडेंट्स, कितना है वह F21 है, ओके। और फर्स्ट बॉडी ने जो सेकंड बॉडी पर फोर्स लगाए वह F12 वेक्टर है। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि अकॉर्डिंग टू एक्शन रिएक्शन लॉ के अनुसार दोनों इक्वल होंगे बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, डायरेक्शन इनकी अपोजिट होगी जबकि मैग्नीट्यूड इनका सेम होगा स्टूडेंट्स, ओके। यानी कि F12 किसके इक्वल होगा, ये माइनस ऑफ F21 वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। हेंस देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन, यानी कि प्रत्येक क्रिया की एक विपरीत, प्रत्येक क्रिया की एक विपरीत और इक्वल, यानी कि समान प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, इस लाइन का मतलब है कि प्रत्येक क्रिया की एक बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, सो ये था न्यूटन का थर्ड लॉ। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हमने क्या टॉपिक कवर किए, इसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके टाइप्स, टू टाइप्स के होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। फिर हमने पढ़ा थर्ड लॉ सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। थर्ड लॉ तो हमने पढ़ा, फर्स्ट लॉ पढ़ा, सेकंड पढ़ा, यानी कि न्यूटन्स के लॉ हमने पढ़े। सो यार आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के टॉपिक कवर अप कर रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपको अगर कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।